वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 4 के टॉपिक कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर में कंस्ट्रक्टर विद डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कंस्ट्रक्टर विद डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। इट इज़ पॉसिबल टू डिफाइन कंस्ट्रक्टर विद डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स लाइक नॉर्मल मेंबर फंक्शंस। हमने डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स का जो कॉन्सेप्ट था यूनिट 3 में भी पढ़ा था, उसमें हमने मेंबर फंक्शंस विद डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स डिस्कस किया था। तो जिस तरह से हम नॉर्मल मेंबर फंक्शन में डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स को यूज कर सकते हैं, उसी तरह से हम कंस्ट्रक्टर में भी डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स को यूज कर सकते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्टर भी एक तरह का मेंबर फंक्शन ही है, जिसमें स्पेशल मेंबर फंक्शन है, जिसमें उसका नाम वही रखा जाता है जो क्लास का नाम होता है। तो सेम लाइक ए नॉर्मल मेंबर फंक्शन हम कंस्ट्रक्टर में भी डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स को यूज कर सकते हैं। इफ़ in a constructor prototype is sample is the name of the class and name of the method or name of the member function। उसमें आपने इस तरह से डिफाइन किया, इंटीजर p इज इक्वल टू 100, फ्लोट q इज इक्वल टू 80.5, इंटीजर r इज इक्वल टू 400। मीन्स डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो हैं p q r को आपने शुरू में ही दे दी हैं। तो जब हम डिफ़ॉल्ट वैल्यूज दे देंगे, तो जब हम प्रोग्राम के अंदर फंक्शन को कॉल करेंगे, तो यदि हम इस तरह से कॉल करते हैं 10, 20, 30 ऐसे कॉल करेंगे, तो क्या होगा कि p की वैल्यू 10 होगी, q की वैल्यू 20 होगी और r की वैल्यू होगी 30। ठीक है। यदि हम इसको 11.22.5 इसका ऑब्जेक्ट बना के हम 11, 22.5 से कॉल करेंगे, तो p में स्टोर होगा 11, q में स्टोर होगा 22.5 और r में स्टोर होगा 400। दैट इज़ डिफ़ॉल्ट वैल्यू। यदि हम 55 से कॉल करेंगे, तो p में 55 स्टोर होगा, q में 80.5 और r में 400। मीन्स जो आर्ग्यूमेंट मिसिंग है उसमें वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू को स्टोर करेगा, और जो आर्ग्यूमेंट मिसिंग नहीं है, यदि आपने दिया है, तो उसमें जो होगा, जो वैल्यू दी गई है कॉलिंग करते वक्त, वही वैल्यू यूज होगी। सिर्फ उसी जो आपके वेरिएबल्स हैं, डेटा मेंबर्स हैं, उसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज होगी जिसको हमने कॉल करते वक्त यूज नहीं किया है। इस सेम यदि आपका ये मेथड है, तो उसको हम इस तरह से भी कॉल कर सकते हैं। उससे क्या होगा, यदि इस तरह से आप इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो तीनों ही वैल्यूज़ डिफ़ॉल्ट यूज करेगा। p, q, r की तीनों ही जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ दी गई हैं वह यूज करेगा। इसमें सिर्फ q और r की डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज करेगा, इसमें p, q, r तीनों के लिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज करेगा, इसमें केवल r के लिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज करेगा, और इसमें कोई भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज नहीं करेगा। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है आपको, कि जब in default arguments, missing arguments must be trailing ones. We can assign default values only to the trailing arguments. मीन्स यदि आपने यहाँ पे 55 से कॉल किया है, तो p की वैल्यू 55 होगी। जो मिसिंग है, ट्रेलिंग एलिमेंट्स, जो आर्ग्यूमेंट्स जो मिसिंग है, सिर्फ उन्हीं में डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है असाइन होंगी। ओके, तो यहाँ पे मैंने दिया है, इस तरह से ये वैल्यूज जो है असाइन होंगी p, q, r डेटा मेंबर्स को। अब हम इसका एक प्रोग्राम देखते हैं। यहाँ पर हमने एक प्रोग्राम बनाया है, क्लास का नाम रखा है MUL। ठीक है। तो इसमें हमने ये हमने प्रोटोटाइप डिक्लेयर किया है। इसमें हमने मेंबर फंक्शन आउटसाइड द क्लास डिफाइन किए हैं। ठीक है। अभी तक मैंने जो 2-3 प्रोग्राम्स किए हैं थे इससे पहले, उनमें था मेंबर फंक्शन इनसाइड द क्लास डिफाइन किए थे। इसमें हमने मेंबर फंक्शन आउटसाइड द क्लास डिफाइन किया है। तो MUL मतलब MUL आपका कंस्ट्रक्टर है। इसमें तीन इसके डेटा टाइप्स हैं, इंटीजर, 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 और PRN एक नॉर्मल मेंबर फंक्शन है। अब यहाँ पे क्लास बंद होगी। आउटसाइड द क्लास जब आप डिफाइन करेंगे, तो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करेंगे। इसके आगे आप कोई भी रिटर्न टाइप नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर है और कंस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है। ओके, तो MUL आपका क्लास का नेम, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर अगेन MUL, क्योंकि MUL आपका कंस्ट्रक्टर का या मेथड का नेम है। यहाँ पर आपने इंटीजर x, इंटीजर y इज इक्वल टू 5, मीन्स y को आपने एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी।
इंटीजर z इज इक्वल टू 4, अगेन z को आपने डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी। तो हमने ये डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स के रूल्स पढ़े थे, आप यूनिट 3 में डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट की वीडियो ट्यूटोरियल को दोबारा से देखिएगा कि इसमें हम जैसे z को दे सकते हैं, उसके बाद y को दे सकते हैं, उसके बाद x को डिफ़ॉल्ट वैल्यूज दे सकते हैं। हमेशा आप इधर से वैल्यू डिफ़ॉल्ट वैल्यूज असाइन करेंगे, आप मिडिल में या स्टार्टिंग में डिफ़ॉल्ट वैल्यूज नहीं दे सकते हैं। मीन्स यदि आप इंटीजर y इज इक्वल टू 5 लिख के कॉमा इंटीजर z लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा, आपको फिर z में भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू देना ज़रूरी होगा। अब आपने इसमें x की वैल्यू, जो भी इनके डेटा मेंबर्स हैं a b c, उनमें वैल्यू डाली, a में x डाला, b में y डाला और c में z डाला। अब ये किस तरह से असाइन होंगे इसको हमें देखना है। तो सब जब हम मेन ये प्रिंट फंक्शन है, PRN नॉर्मल मेंबर फंक्शन है, इसमें हमने ABC की वैल्यू को प्रिंट किया और प्रोडक्ट को, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन प्रिंट किया, ठीक है। अब जब आप मेन प्रोग्राम के अंदर आते हैं तो आपने ये क्लास लिखा MUL, इसका फर्स्ट ऑब्जेक्ट बनाया M1, ओके। अब M1 जो ऑब्जेक्ट है उसमें आपने 20, 30, 50 ये लिखा। हम कभी भी कंस्ट्रक्टर को एक्सप्लिसिटली कॉल नहीं करते हैं, जब आप इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये इन्वॉक हो जाएगा। तो जब आप M1 ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो x में क्या स्टोर होगा 20, y में 30 और z में 50। तो क्या होगा, आपका जो फर्स्ट आउटपुट आएगा वो आएगा 20, 30, 50 इससे, और इनकी गुना हो जाएगी, ओके। जब आप इसको प्रिंट कराएंगे m1.prn को तो ये आउटपुट आएगा। फिर आप आते हैं सेकंड ऑब्जेक्ट पे। सेकंड ऑब्जेक्ट आपने बनाया MUL M2 10, 15। 10, 15 है तो A में 10 आएगा, B में 15 आएगा, लेकिन C में क्या आएगा, मिसिंग आर्ग्यूमेंट है, उसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज करेगा, दैट इज़ 4। आप इसी तरह से इसको आउटपुट में भी देख पा रहे हैं, A में 10, B में 15, C में 4, 4 इज डिफ़ॉल्ट वैल्यू, और प्रोडक्ट हो गया आपका 600, ओके। इसी तरह से जब आप इसको प्रिंट कराएंगे तो ये आउटपुट आ जाएगा। अब आप MUL M3 थर्ड ऑब्जेक्ट बनाया। थर्ड ऑब्जेक्ट में आपने एक ही आर्ग्यूमेंट पास किया। जब आपने एक ही आर्ग्यूमेंट पास किया, लेकिन इसमें चाहिए कितने थे टोटल, 3 आर्ग्यूमेंट्स, इंटीजर इंटीजर इंटीजर, तो 2 आर्ग्यूमेंट मिसिंग है। जो 2 आर्ग्यूमेंट मिसिंग है उसमें क्या होगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज होंगी। तो जब आप 5 से कॉल करेंगे तो A में 5, B में 5 और C में 4 जो है ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज हैं, इनको लेते हुए प्रोडक्ट कैलकुलेट हो जाएगा और M3.prn से ये प्रिंट हो जाएगा। फिर गेट CH रिटर्न 0। जब आप इसको कंपाइल करके रन कराएंगे तो हमें ये आउटपुट प्राप्त होएगा। हम फिर से देखते हैं, M1 में 20, 30, 50, M2 ऑब्जेक्ट का जो आउटपुट आएगा 10, 15, 4, जो आपका आर्ग्यूमेंट मिसिंग है उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेगा। 4 क्यों लिया, क्योंकि हमने z इक्वल टू 4 दिया है। फिर M3 के अंदर 2 आर्ग्यूमेंट मिसिंग है, फर्स्ट तो 5 आपकी गिवन है और ये 2 जो है B और C की वैल्यू ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज करेगा, जो कि आपने डेफिनेशन के टाइम दी है। इसको आप डेफिनेशन के टाइम भी दे सकते हैं इन वैल्यूज़ को, या इस वक्त जब आप फंक्शन का प्रोटोटाइप डिक्लेयर करते हैं तब भी हम डिक्लेयर कर सकते थे इंटीजर y इक्वल टू 5, z इक्वल टू 4। तो आप फंक्शन प्रोटोटाइप के टाइप भी इस डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को डिक्लेयर कर सकते हैं, डेफिनेशन के टाइम भी डिक्लेयर कर सकते हैं, और जो भी मिसिंग आर्ग्यूमेंट होगा जब हम कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे तो मिसिंग आर्ग्यूमेंट की जगह वो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को, आर्ग्यूमेंट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू को यूज करते हुए कैलकुलेशन करेगा। इज इट क्लियर? प्रोग्राम हम और देखते हैं। हमने इस प्रोग्राम को लास्ट के वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर किया था, जब हमने किया था पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब देखिएगा, अब पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने सेम प्रोग्राम को लेते हुए डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स यूज किए हैं, ओके। तो इसमें जो है एक नया मैंने string.h इंक्लूड किया है, क्योंकि मैंने एक फंक्शन यूज किया है strcpy स्ट्रिंग कॉपी, इसके लिए हमें string.h को इंक्लूड करना पड़ेगा। सेम है, 3 डेटा मेंबर्स हैं, रोल नंबर, नेम, टोटल, ओके। क्लास बनाई आपने सैम्पल, ठीक है, और इसका जो कंस्ट्रक्टर होगा वो भी क्या होगा, सैम्पल, ओके। तो इंटीजर r स्टार n1 इज इक्वल टू ct, ये मैंने क्या दी, डिफ़ॉल्ट वैल्यू, नेम को डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दिया और उसका नाम रखा स्वीटी, और टोटल में मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या डाल दी है 200। यदि आपका वहाँ से कोई टोटल नहीं आएगा तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू 200 लेगा, ठीक है। अब हम इनको r को रोल नंबर जो डेटा मेंबर्स हैं उसके अंदर स्टोर करेंगे, n1 को कॉपी करेंगे नेम में, क्योंकि हम डायरेक्ट नेम इज इक्वल टू n1 नहीं लिख सकते हैं, इसलिए हमने स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन यूज किया है।
फिर टोटल इज इक्वल टू टी, तो ये आपके डेटा मेंबर्स में वैल्यू स्टोर हो जाएगी। फिर इन्हीं वैल्यूज़ को ये प्रिंट कर रहा है और टोटल में जो भी आपकी वैल्यूज होगी उसको लेते हुए परसेंटेज कैलकुलेट करेगा। अब आप हम मेन प्रोग्राम के अंदर आते हैं। सबसे पहले आपने S1 ऑब्जेक्ट बनाया। S1 में रोल नंबर लिया 111, नीलू 290। तो फर्स्ट जो आउटपुट आएगा आपका जब S1.prn करेंगे तो 111 रोल नंबर नेम नीलू और जो परसेंटेज कैलकुलेट होगी वो 290 से कैलकुलेट हो जाएगी। सेकंड ऑब्जेक्ट बनाया S2, उसमें रोल नंबर ये है आपका और नेम है शालू। तो इसमें जो टोटल वैल्यू जो है वो मिसिंग है, तो मिसिंग है तो ये 200 को लेते हुए परसेंटेज कैलकुलेट करेगा। ठीक है। थर्ड जो ऑब्जेक्ट बनाया S3, इसमें रोल नंबर है 333। अब इसके दो आर्ग्यूमेंट मिसिंग है आपके, देखो आपका नेम भी मिसिंग है और आपका टोटल भी मिसिंग है। तो क्या करेगा, इसमें नेम ले लेगा स्वीटी और टोटल क्या करेगा 200, क्योंकि जो मिसिंग है उनमें डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को यूज करेगा और इसके हिसाब से आउटपुट जो है इसका आ जाएगा। फर्स्ट 111 नीलू 96.6 290 टोटल लेते हुए। सेकंड में 222 नेम शालू, क्योंकि हमने पास किया है शालू नाम, लेकिन हमने टोटल पास नहीं किया है तो 200 से परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगी। फिर थर्ड है 333, इस रोल नंबर के लिए हमने सिर्फ रोल नंबर पास किया था तो सीटी आपकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है और 66.6 जो है आपका 200 से कैलकुलेट कर लेगा परसेंटेज, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए। तो ये आपका प्रोग्राम था कंस्ट्रक्टर का विद डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। सो आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हमने कंस्ट्रक्टर विद डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स के बारे में डिस्कस किया। थैंक यू।